चलिए जी, बजट से पूरा क्वेश्चन आया है। कंप्लीट बजट को मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। ऐसा ही क्वेश्चन 2016 में भी आया था बजट का क्लासिफिकेशन से। चलिए देखते हैं। देखो जी, पहले बेसिक्स ऑफ बजट हम देखते हैं। बजट जो यूनियन का बजट है आर्टिकल 112, जो स्टेट्स का बजट है आर्टिकल 202, कौन प्रिपेयर करता है? सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसमें भी कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है? सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू है, और उसमें भी बजट डिवीजन। तो ध्यान रखना है ये क्लासिफिकेशन। अब जो बजट डॉक्यूमेंट है ना, उसमें 3 डॉक्यूमेंट एक साथ आते हैं। इसको देखते हैं। देखो जी, लेट जस्ट सपोज कि बजट आया है 2010, 26, 27 का। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट आएगा जो डॉक्यूमेंट बात करेगा कि 2026, 27 में, दैट इज योर अप्रैल 26 टू मार्च 27 तक हम कितना खर्चा करने वाले हैं, हमें खर्चे के लिए कितना पैसा चाहिए, कितनी पॉकेट मनी। ₹100 हमको चाहिए, तो ₹100 कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से हमें दे दीजिए। फ्यूचर आने वाले 1 साल में हम खर्चा करेंगे। बजट डॉक्यूमेंट कब पेश होता है? तो अगर मैं ऐसे टाइमलाइन एक बनाऊं, तो मैं बैठा हूँ फेब ऑफ 2010-20, ठीक है। कब के लिए पैसा मांग रहे हैं? तो अप्रैल ऑफ 2026 से मार्च ऑफ 2027 का पैसा मांग रहे हैं, पहले ही पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। ये बात चल रही है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट, ठीक है। इसके बाद क्या है? एक और डॉक्यूमेंट आता है, सेकेंड डॉक्यूमेंट, जो पिछले साल बजट मांगा था हमने, उसमें से हमने कितना खर्चा कर दिया है। सो दैट डॉक्यूमेंट इज 2010-26 है इधर, तो पिछला 2025 से 2026 तक हमने कितना खर्चा कर दिया है। तो इसको हम बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। इसका क्या मतलब है कि लास्ट ईयर मैंने बोला था कि आई वांटेड 90 रुपीज़, जो मैं खर्च करूंगा आपके अप्रैल ऑफ 2025 से मार्च ऑफ 2026 तक, ठीक है। मैं बजट डॉक्यूमेंट कब आता है? फरवरी में आ जाता है। तो अभी कंप्लीट हमारा ईयर खत्म नहीं हुआ है, तो हम हिसाब देंगे अप्रैल से जैन तक। फेब फर्स्ट को आता है, तो अप्रैल से जैन तक का हम हिसाब देंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एस्टिमेट हमारे पास कि हमने कितना इतने महीनों में खर्चा कर दिया है। तो लास्ट हमने 10 मंथ्स में कितना खर्चा किया है, उसका रिवाइज एस्टिमेट है। 90 मांगा था, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 89 रुपीज़ खर्च कर दिए हैं, तो मैं ये दे रहा हूँ। तो ये पिछले साल का देते हैं। तो ये है आपका बजट एस्टिमेट। और पीछे मैं जाऊंगा, एक मिनट, यहाँ से मैं पीछे गया, अप्रैल 2010-25। तो अप्रैल 2025 से फेब 2026 का अगर डॉक्यूमेंट है, तो वो है आपका रिवाइज एस्टिमेट। तो एक ये डॉक्यूमेंट, दूसरा ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आ जाओ, एक और डॉक्यूमेंट आता है। जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका एक्चुअल एस्टिमेट ऑफ 2024 टू 2020। अब ये एक्चुअल में मुझे पता है, क्योंकि अब मैं दे रहा हूँ बजट अपना यहाँ, ठीक है। तो मुझे इससे पिछले साल का तो एक्चुअल एस्टिमेट मुझे पता ही है। मैं यहाँ से लिख दूंगा अप्रैल 2024 से 25 एक्चुअल एस्टिमेट्स। ये 3 डॉक्यूमेंट आते हैं। तो 3 साल पुराने, एक नेक्स्ट ईयर का डॉक्यूमेंट आएगा, एक करंट ईयर का डॉक्यूमेंट आएगा, एक उससे पिछले साल का आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको देखना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जब फेब में बजट दिया होगा ना, जब 2025 के फेब में दिया होगा, तो 24 का कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि 24 के लिए क्या चाहिए? 24 के अप्रैल से 25 के मार्च तक का डॉक्यूमेंट चाहिए, वो था नहीं, तो हमने रिवाइज एस्टिमेट दिया। इसलिए व्हेनेवर बजट इज देयर, देयर आर 3 डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूँ 2025-26, तो नेक्स्ट ईयर का बजट की बात चल रही है। तो ये बजट एस्टिमेट, ये कब दिया गया है इसको फिर से समझ लो। ये दिया गया है फेब ऑफ 2025 में दिया गया है। तो एज ऑफ फेब ऑफ 2025 ये डॉक्यूमेंट आया होगा। पहला जो भी नेक्स्ट ईयर आने वाला है, जो करंट ईयर का रिवाइज्ड है, उससे पिछले साल का एक्चुअल। तो 3 फिगर ये ध्यान, ठीक है। इसको पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करो क्या चल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि टैक्सेस कौन कौन कलेक्ट करता है। ये पहले हम ये समझते हैं, पहले पूरे कंपोनेंट ऑफ बजट, तब इस पे आएंगे टैक्सेस वाले पे। देखो जी, गवर्नमेंट बजट बहुत आराम से शांति से सुनते जाना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सबका लॉजिक बताऊंगा, आराम से हो जाएगा। देखो गवर्नमेंट क्या है? डे टू डे खर्चे के लिए गवर्नमेंट को एक बजट बनाना। सो डेली एक्सपेंसेस या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस स्लैश एक्सपेंस कर रहे हो तो रेवेन्यू भी होगा, पैसा बनेगा भी। तो एक्सपेंसेस एंड अर्निंग, तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड अर्निंग के लिए एक बजट बनेगा, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट है। इसमें गवर्नमेंट का ना असेट इंक्रीज होता है, ना लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, ना असेट लाइबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सेम। अब ये तो डेली के लिए है। अब गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेगी, जैसे हम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस चीज को बोलते हैं कैपिटल बजट। कैपिटल बजट ये इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें असेट एंड लाइबिलिटी, असेट स्लैश लाइबिलिटी चेंज है, डेल्टा इज चेंज, ठीक है। इसमें असेट स्लैश लाइबिलिटी जीरो, नो चेंज, डेल्टा जीरो, कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। अब आते हैं हम रेवेन्यू बजट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेवेन्यू बजट वो सिंपली देखता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड ऑपरेशनल अर्निंग।
तो अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो मैं उसी रेवेन्यू बजट को अर्निंग वाले कंपोनेंट को बोलूँगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अर्निंग इज रिसिप्ट। एंड एक्सपेंसेस वाले पार्ट को बोलूँगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसको ये आता है 2x पे लगा के देख लो, जिसको नहीं आता आराम से सुनते रहो, ठीक है। देखो हमने अभी तक क्या देखा, हमने बोला कि डे टू डे खर्चे के लिए रेवेन्यू बजट, इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में असेट लाइबिलिटी नो चेंज, इसमें असेट लाइबिलिटी चेंज। फिर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस है और अर्निंग है, तो एक्सपेंस के लिए मैंने बोल दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अर्निंग के लिए मैंने बोल दिया रेवेन्यू रिसिट्स। इतना कहानी हुई है। अब हम रेवेन्यू रिसिट्स पे आते हैं कि रेवेन्यू रिसिट्स करता ही क्या है। तो देखो जी बहुत ही सिंपल है कि पैसा गवर्नमेंट कमाएगी। कैसे गवर्नमेंट पैसा कमाए? तो दो तरीके हो सकते हैं, टैक्स लेके, टैक्स इनकम या नॉन टैक्स इनकम। इसलिए टैक्स, रेवेन्यू, नॉन टैक्स, ये दो तरीके हो सकते हैं। अब टैक्स में भी गवर्नमेंट के पास दो तरीके के टैक्स हैं, एक है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक बात है, ये तो रेवेन्यू के तरीके हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में मैंने बोला, क्या बोला? टैक्स से कमाएगा पैसा। फिर क्या बोला? बिना टैक्स के भी पैसा कमाया जा सकता है। टैक्स से कैसे कमाएगा? थ्रू डायरेक्ट टैक्स एंड थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम जाते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, यहाँ पे क्या होता है। तो देखो डायरेक्ट टैक्स में आता है आपका इनकम टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है आपका जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है आपका एक्साइज ड्यूटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में आता है आपका कस्टम ड्यूटी। ठीक है कहानी। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ही क्यों बोलते हैं? बहुत बेसिक चीजें हैं, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। बस बेसिक पता हो ना, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। इक्विटी, बॉन्ड में क्या अंतर होता है, इतने से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, जो मैं इतने बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान देना इस पे, बिकॉज इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और फिर वहाँ पे गड़बड़ होगी अगर आपके दिमाग में डेफिनेशन क्लियर नहीं। तो आप देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। लेट जस्ट सपोज देयर इज अ शॉपकीपर, ठीक है, एंड यू गो टू द शॉपकीपर एंड आपने कुछ सामान खरीदा एंड इसको आपने पैसे दिए और ये पैसा गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में जीएसटी में काट लिया, ठीक है। तो दिस यू, आप पे पड़ा बर्डन ऑफ टैक्स, यू आर पेइंग, एंड ये जो बंदा है इससे हो रहा है कलेक्शन। सो दिस इज द कलेक्शन पॉइंट, दिस इज द बर्डन पॉइंट। हु इज पेइंग? तो हु इज पेइंग को बोलते हैं इंसिडेंस। ये वर्ड्स थोड़ा ध्यान रखना, ये ना तमिलनाडु एनसीईआरटी में है, इंसिडेंस। एंड दिस इज इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट जहां से कलेक्ट हुआ, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या, मैं यहाँ बोलूं इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, इसका मतलब कलेक्शन कहां से होता है, एंड इंसिडेंस कौन पे करता है। तो डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट किसको होता है? इंडिविजुअल, ठीक है। इम्पैक्ट कलेक्शन कहां से हो रहा है, इंसिडेंस कहां से है, किस पे बर्डन पड़ रहा है, इंडिविजुअल पे ही बर्डन है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, कलेक्शन कहां से, शॉपकीपर से, पे कौन करता है, इंडिविजुअल। तो हो गया ये इनडायरेक्ट, इंडिविजुअल से पैसा लेना है बट शॉपकीपर से हम उठाएंगे, ये इंटरमीडिएट होगा, यहाँ डायरेक्ट उठेगा। तो डायरेक्ट जहां से पैसा उठेगा डायरेक्ट टैक्स, जहां इनडायरेक्ट उठेगा वहां इनडायरेक्ट टैक्स। इतना पता होगा तो वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, खत्म कहानी। अब किसमें से क्या क्या बनता है ये भी देख लो। अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2026 का जो बजट आया है उसमें है कि इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा आया है 21% गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स में। देन उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स आया है 18%। देन आपके पास जीएसटी से आया है 15, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट फिगर है यही। आपको क्या है, फिगर याद होने चाहिए? नहीं होने चाहिए याद। आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, हाँ जी, जस्ट इन केस आ जाए, ऐसे आता नहीं है, ठीक है। इसका 6% एक्साइज है एंड 4% के पास कस्ट, ठीक है। इतनी बातें हो गई टैक्स। अभी मैं पूरा रेवेन्यू रिसिप्ट फिर से करवाऊंगा, अभी बस सुनते रहो। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू से कंप्लीट से 10% रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है एंड टैक्स रेवेन्यू से इसको ऐड कर लेना, ये सब है 27 + 18 45, 45 15 60, 60 और 70%। तो 70% पैसा टैक्स एंड 10% पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऐसा, ठीक है। अब आ जाओ नॉन टैक्स रेवेन्यू पे हम। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या है, देखो जी, सरकार कुछ ना कुछ सर्विसेज देती है, उस सर्विसेज से सरकार पैसा कमाती है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जी? वो रेलवे सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज, इनसे पैसा आ रहा है, ठीक है। सरकार जो है लोगों को लोन देगी, तो लोन देगी तो सरकार का इंटरेस्ट बनेगा, तो इंटरेस्ट अर्निंग होगी सरकार के। ग्रांट्स, सरकार लोगों से ग्रांट्स लेती है या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इन सबसे ग्रांट्स लेती है, तो ग्रांट से पैसा इन आएगा, मनी इन आएगा। सरकार जो है उसको हम फीस देते हैं, अगेन सर्विसेज की फीस देंगे या फाइन्स देंगे, इससे भी मनी इन आएगा सरकार के पास, ठीक है। एंड सरकार इन्वेस्ट करती है कहीं कहीं, उससे उसका प्रॉफिट मिलता है, दैट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड सरकार को, इससे पैसा इन आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सर्विस हटाओ, तो पहले सर्विसेज से पैसा कमाया सरकार ने, दैट इज रेलवे / पोस्ट, फी प्लस फाइन, यहाँ से पैसा आया सरकार के पास। इसके बाद सरकार ने कुछ इन्वेस्ट किया था तो उसको डिविडेंड मिला, या एंड सरकार ने लोन दिया था तो उससे इंटरेस्ट मिला। तो ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। लास्ट में सरकार को फ्री में ग्रांट्स मिल गए, कहीं किसी वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, जापान ने दे दिया बुलेट ट्रेन के लिए, तो ये सब
तो ये 5 नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हो कैसे बना है। अब हम आते हैं नोट्स पे, देखो ध्यान से। गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू बजट, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड अर्निंग, कैपिटल बजट, इन्वेस्टमेंट। असेट लायबिलिटी चेंज नहीं होता है, असेट लायबिलिटी चेंज। रेवेन्यू रिसिट्स, रिसिट मतलब पैसा इन, ठीक है। तो पैसा इन में टैक्स रेवेन्यू से पैसा इन होगा एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा इन होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टैक्स रेवेन्यू में क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आता है, तो ये इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आएगा, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये चीज़ की बात हो रही है, नॉन टैक्स, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा 10%। क्या क्या है, देखो सर्विसेज दे रहा है सरकार, तो रेलवे, फी एंड फाइन, डिविडेंड, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट अर्न्ड एंड देन ग्रांट्स, ये नॉन टैक्स। इतनी आपकी कहानी होनी चाहिए। टैक्स ये वाला ही हमने पूरी कहानी। इसको पॉज करना, खुद से लिखने की कोशिश करना। मैं खुद लिख रहा हूँ, आप भी पॉज करके लिखना, देन मैच करना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, गवर्नमेंट बजट। बजट में हमने पढ़ा रेवेन्यू बजट एंड अपना पढ़ा कैपिटल बजट, ठीक है। अब जो रेवेन्यू बजट है उसमें एक्सपेंडिचर होगा एंड इसमें रिसिट्स होगा। तो रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू रिसिट, पैसा कहाँ से कमाया जाएगा, पैसा कमाया जाएगा टैक्स से एंड नॉन टैक्स, ठीक है। ये होगी कहानी। अब नॉन टैक्स में भी कहाँ से कमाया जाएगा, टैक्स में कमाया जाएगा डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट, इतनी कहानी। अब डायरेक्ट टैक्स में कहाँ से कमाया जाएगा, तो डायरेक्ट टैक्स में आपका कमाया जाएगा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कहाँ कमाया जाए, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम। अब नॉन टैक्स में कहाँ से पैसा है, पैसा कमाना है, मनी इन है, तो मनी इन होगा जो सर्विसेज दिया होगा सरकार, सर्विसेज। सेकंड क्या है, कहाँ से कमाया जाएगा, तो सेकंड कमाया जाएगा आपका फी एंड फाइन। फिर कहाँ से पैसा कमाया जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका डिविडेंड आएगा, जो लोन दिया है उसका इंटरेस्ट आएगा एंड हमें बाहर से ग्रांट्स मिल गए, जिसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना, सिंपली ये हमें मिल गए, ठीक है। तो ये सारे आपके टैक्स, ये नॉन टैक्स रेवेन्यूज है, ठीक है। इसमें असेट लाइबिलिटी पे कोई नहीं। लोन जो बाहर से आता है उसकी कहानी अलग होती है, वो हम पे लाइबिलिटी चढ़ा देता है। किसी से लोन लोगे तो लाइबिलिटी है ना, उसको वापस करना है। ग्रांट्स में ऐसा नहीं होता, वापस नहीं करना होता ग्रांट, तो ये इसलिए इसको हम नॉन टैक्स में डालते हैं। ये 5 चीजें, ठीक है। क्लियर है, पॉज करो, खुद से लिखो, जैसे समझ के लिखो, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। अब आ जाओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पैसा कमाए तो पैसा खर्चा भी होगा, तो कहाँ कहाँ खर्चा होगा, तो बहुत ही सिंपल है। इंटरेस्ट, हमने लोन दिया था, हम इंटरेस्ट कमा रहे थे, ठीक है। तो हमने भी तो किसी से लोन लिया होगा, तो उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट इज आवर एक्सपेंस, ठीक है। हमने ग्रांट्स लिए हैं किसी से, तो हम किसी को देंगे भी तो ग्रांट्स, जैसे बांग्लादेश एंड ये श्रीलंका, इनको ग्रांट्स देंगे, तो ग्रांट्स अपना एक्सपेंडिचर है। ये 2 एक्सपेंडिचर हो गए। देन जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी एंड पेंशन, ये एक्सपेंडिचर है प्लस पेंशन। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद है लास्ट सब्सिडी। सब्सिडी दे रहे हैं उसमें, अब इस सब्सिडी में भी अंदर जाना है हमको। सब्सिडी में भी सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसको मिलती है, फूड को मिलती है। फिर इसके बाद किसको मिलती है जी, तो फर्टिलाइजर को मिलती है। फिर इसके बाद किसको मिलती है जी, तो फ्यूल। तो 4 आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मामले हो गए, ठीक है। पॉज करो, ये दो सीधा रिपीटेड है यहाँ पे, सैलरी, पेंशन एंड सब्सिडी। आप जरा आ जाओ यहाँ पे, फिर से देखते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या बताया मैंने कि इंटरेस्ट, हमने लोन लिया है उसका हम इंटरेस्ट पे, फिर हमने भी हम भी किसी को ग्रांट्स देंगे, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी। सब्सिडी में भी क्या ऑर्डर है, तो पहले फूड है, फिर फर्टिलाइजर है, फिर फ्यूल है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो इतनी कहानी खत्म हुई। पॉज करके इसको फिर से लिखो, 2-3 बार लिखोगे तभी जाके याद होगा, नहीं तो याद, ठीक है। अब वहां एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अब आ जाओ कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में मैंने क्या बोला कि असेट एंड लायबिलिटी चेंज होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल बजट, कैपिटल। तो सेम कहानी है, इसमें भी कैपिटल रिसिट्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो जी, रिसिट्स का क्या मतलब है कि पैसा आया है। कैसे पैसा है, आपने अपना असेट बेच दिया, बिल्डिंग बेच दिया, आपके पास पैसा आ गया, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। तो मैं बोल रहा हूँ मेरा असेट डाउन हो गया, मैंने उसको बेचा, इसलिए मेरे पास पैसा आया। या फिर कैसे और कैसे पैसा आएगा, आपने किसी से लोन ले लिया, तो आपने डेट ले लिया, तो लाइबिलिटी अप हो गई। ये 2 हो सकता है पैसा आने के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ, तो जो कैपिटल रिसिट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं डेट, आपने किसी से पैसा ले लिया, इस वजह से आपके पास पैसा आ गया। और एक है आपका, आपने अपना असेट बेच दिया, तो नॉन डीईबी। तो डेट में क्या है, लोन लेना। तो कितने तरीके के लोन होंगे, इंटरनल लोन होंगे जो हम लोगों से लेंगे, एंड एक्सटर्नल लोन होंगे। ये 2 तरीके के होंगे जो हम कंट्री, बैंक, इन सबसे। नॉन डेट में क्या होगा कि हमने डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, सरकार आजकल काफ़ी डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हमने डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम उन्हें अपनी कंपनी बेच दी। या फिर जो हमने लोन दिया था ना, वो हमारा असेट था, लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस आ गया, तो लोन रिकवरी हो गई। लोन रिकवरी, प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ गया, तो हमारा असेट था लोन जो हमने दिया था, प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर हमको इंटरेस्ट कमा के दे रहा था। वो असेट होता ही क्या है, एनी आइटम विच इज मेकिंग अस मनी इज नोन एज असेट। तो हमारा लोन का जो प्रिंसिपल था दैट वाज आवर असेट, बट नाउ द लोन हैज़ बीन रिकवर्ड बाय अस। अब हमारे पास प्रिंसिपल आ गया है, तो अपना पैसा तो आ गया है, प्रिंसिपल अमाउंट, मगर असेट डाउन होके आया है, ऐसे सोचना है, ठीक है।
तो कैपिटल रिसिट्स पैसा आना, कैपिटल रिसिट में सीधी बात है, मैंने असिट बेच दिया इसलिए मेरे पास पैसा आ गया। ये डाउन होगा तो दूसरा अप होगा। अप कैसे होगा? लाइबिलिटी, लोन ले लिया मैंने, डेट, दिस इज नॉन डेट, ऐसे सोचना है। अब आ जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मैं कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? मेरा असिट ऊपर जा रहा है, इसका क्या मतलब है? लाइबिलिटी मेरी नीचे जाए, बस इतना ही। असिट से ही ध्यान रखना, रिसिट में असिट बेचा पैसा आ गया, सोना बेच दिया पैसा, यहाँ सोना खरीद लिया असिट ऊपर चला, ये लाइबिलिटी डाउन, उल्टा चलेगा, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या चल रहा है? मैं बोल रहा हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में लाइबिलिटी डाउन है। लाइबिलिटी डाउन का क्या मतलब? कि जो लोन मैंने यहाँ लिया था, लोन को मैंने रीपे कर दिया, लोन रीपे, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। सेकेंडली, जो भी मैंने बॉन्ड बेचे थे, पेपर बेचा था लोगों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो मैंने बॉन्ड को रीपे कर, तो मेरा ये भी लाइबिलिटी डाउन होगी। एक पीस ऑफ पेपर है बॉन्ड का, ये मैं सरकार से मैंने बॉन्ड खरीदा, इस पेपर में लिखा है 100 रुपये का बॉन्ड है, एक साल बाद 110 रुपये, ठीक है। तो अब सरकार के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये लाइबिलिटी है कि अपॉन मैच्योरिटी दे विल गिव मी 110 रुपीज, दिस इज द लाइबिलिटी, तो 110 रुपीज दे विल गिव मी, एंड देन उनकी लाइबिलिटी पूरी हो गई, दैट इज वाई लाइबिलिटी डाउन। लाइबिलिटी डाउन हुआ, कैसे डाउन हुआ? वो क्योंकि पैसा खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, तो बॉन्ड एक्सपेंडिचर है वो, लोन एक्सपेंडिचर है वो, ठीक है। अब असिट अप, एक्सपेंडिचर से असिट अप कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर दिया। सेकेंडली, लोन गिव, लोन भी असिट है, मैंने लोन दे दिया किसी को, तो पैसा मेरे से बाहर गया बट वो असिट के रूप में, तो लोन गिव। ये 5 चीजें, ये मतलब 4 चीजें, ये भी ध्यान रखना है। अगेन लॉजिक से सब कुछ। कैपिटल रिसिट्स सिंपल है, असिट बेच के पैसा आया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर असिट बना है, इसमें लाइबिलिटी अप, इसमें लाइबिलिटी डाउन। अब देख लो जी, लाइबिलिटी अप करनी है मुझे, इसमें असिट डाउन करना है। लाइबिलिटी अप कैसे होगा? डेट लेके। डेट कहाँ से लेगा? इंटरनल डेट लेगा आदमी, एक्सटर्नल डेट लेगा। असिट मुझे डाउन करना है, नॉन डेट है, ये सारे वर्ड बिल्कुल ध्यान रखना है। नॉन डेट का क्या मतलब हुआ? कि मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, मेरा डेट डाउन हो गया बट पैसा आ गया मेरे पास, एंड जो भी लोन का प्रिंसिपल था वो मुझे वापस मिल गया, तो लोन रिकवरी हो चुकी है मेरी, रिकवरी, पैसा आ गया, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसका मतलब मुझे लाइबिलिटी डाउन करनी है। लोन रीपे कर दिया, बॉन्ड रीपे कर दिया, दोनों रीपे। सेकेंड, एसेट अप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा कर दिया, देन हमने लोन गिवन। देखो, एक जगह लोन, 2 जगह लोन, इधर भी लोन, इधर भी लोन, आधी से ज़्यादा चीज़ें लोन में ही है। तो लोन देना लेना बस इतना समझ जाओगे तो हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू है, ये बोल रहा हूँ मैं, कैपिटल बजट सिर्फ लोन से ही काम बन जाता है, ठीक है। ये कहानी है। एक क्वेश्चन देखते हैं, तब ये बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैपिटल बजट? कैपिटल बजट में क्या आपको पता है कि असिट एंड लाइबिलिटी पे फर्क पड़े, ये डेफिनेशन आपको अंदर कुछ भी नहीं पता हो, बस इतना पता हो तो काम हो जाएगा। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ असिट, असिट पे फर्क पड़ा, असिट इंक्रीज हुआ, कैपिटल बजट। लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, लोन क्या होता है? लाइबिलिटी होती है, तो टिक। यहाँ ग्रांट्स लिखा होता तो ग्रांट्स आपका रेवेन्यू में जाता, ये कैपिटल में रहेगा। लोन्स एंड एडवांसेस, ग्रांटेड टू, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स क्या है? ग्रांट किया मैंने, तो ये भी असिट है, तो ये भी आंसर। सिर्फ इतना पता होने से, तो इको में सिर्फ और सिर्फ आपको टर्म्स की अच्छी सी नॉलेज हो, सिर्फ डेफिनेशन बहुत गहराई में पता हो, तो उसी से काम, ये आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्या कहानी, कहाँ गई कहानी जी अपनी। हाँ, कैपिटल रिसिट्स है, लाइबिलिटी डाउन कर दी मैंने, लाइबिलिटी अप कर दी, तो डेट इंटरनल एक्सटर्नल, असिट डाउन कर दिया, असिट जो है डाउन होगा, डिसइन्वेस्टमेंट, लोन रिकवर। लाइबिलिटी डाउन करनी है मुझे, लोन रीपे, बॉन्ड रीपे। असिट अप करना है, लोन गिवन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा और इसका, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन। इंटरेस्ट किस में आएगा? तो इंटरेस्ट रेवेन्यू बजट में आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट असिट और लाइबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं डालता है, ठीक है। लोन किस में आएगा जी? तो लोन आएगा कैपिटल बजट में। क्यों? क्योंकि लोन जो है असिट और लाइबिलिटी को चेंज, इतनी कहानी है। अब आ जाओ जरा, कैपिटल रिसिप्ट थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया मैंने। इंटरनल एक्सटर्नल रिसिप्ट्स है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स डेट वाले, लाइबिलिटी अब कैसे पैसा आएगा? पब्लिक से पैसा लो, कैसे लोगे? पोस्ट ऑफिस सेविंग से ले सकते हो, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट से ले सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से गवर्नमेंट लेती है, ये प्रोविडेंट फंड से लेती है गवर्नमेंट पैसा, आरबीआई से बोरो करती है गवर्नमेंट, ये आएगा जब आएगा तो। इसमें ट्रेजरी बिल, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये बेच के पैसा, एंड देन लोन्स फ्रॉम फॉरेन, ये एक्स्ट्रा, ठीक है। अब क्या है ये बताता हूँ अभी, एक मिनट। नॉन डेट, असिट डाउन, ये 2 चीज़ें हैं। अब एक्सटर्नल कमर्शियल, अगेन न्यूज़ में रहता है इसलिए यहाँ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आर दोज मनी विच हैव बीन रिसीव्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम, ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होता है, ठीक है। सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में क्या क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है, ये सीधा आएगा ECBs 1 2 3 4 5 6 दे देंगे, बोलेंगे क्या आता है, ध्यान देना है। कमर्शियल बैंक लोन, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, स्क्रूटनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर का इंस्ट्रूमेंट, देन क्रेडिट फ्रॉम ऑफिशियल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी, कमर्शियल बोरिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर,
विंडो ऑफ मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारी चीज़, बैंक जो बाहर से पैसा लेगी, बायर जो लेगा, सप्लायर लेगा, इंस्ट्रूमेंट हम खरीदेंगे बाहर से, एक्सपोर्टर लेगा, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम बाहर से पैसा लेंगे, ये सब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है। ठीक है, इसमें एक कैवियट है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कैन नॉट बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। ये सब आता है, जिन्होंने भी मल्टीपल आइटम्स दिए हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ये यही सब पिक्यूलर चीज़ें आती हैं। स्टॉक मार्केट में आप नहीं लगा सकते हो, स्पेकुलेशन इन रियल स्टेट्स में नहीं लगा सकते हो। कौन इसको गवर्न करता है, कौन मॉनिटर करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, अभी बजट वाला बंदा जो बनाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आरबीआई। ठीक है, इसमें वहाँ पे आएगा सेबी लिखा हुआ, और फंस जाओगे आप, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है, ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यहाँ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग दिख दी है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, ये एक्सटर्नल डेट कहाँ से आ रहा है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से आ रहा है, एनआरआई के डिपॉजिट से आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म। प्राइवेट डेट ज़्यादा है पब्लिक डेट से, तो प्राइवेट पीपल हैव टेकन मोर मनी फ्रॉम आउटसाइड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया जी, ये करवा दिया, ये करवा दिया। ठीक है, ये सब। हाँ, अब यहाँ आ जाओ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसका क्या क्या जुरिसडिक्शन है? तो इनकम टैक्स कलेक्ट करना जुरिसडिक्शन है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट करना जुरिसडिक्शन है, एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, आपने स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी बेचा या खरीदा तो वो वाला टैक्स, एंड कैपिटल गेन टैक्स, आपने कोई अपना असेट बेचा, उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल गेन होता है। आगे क्वेश्चन आएगा तो और एक्सप्लेन करूंगा, है ये। तो ये सब चीज़ें। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है? तो जीएसटी कलेक्ट करेगा, कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करेगा, एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये ध्यान रखना, इसमें फंसोगे आप। कॉर्पोरेट टैक्स ये दोनों डायरेक्ट टैक्स है, तो समझ में आएगा। मैं ये शायद भूलोगे, तो ये भूलने का नहीं है। एसएसटी एंड कैपिटल ये भी कलेक्ट किया जाता है बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये आप कर लोगे। ये है पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो सिंपल हो जाएगा। क्या है जी? कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, क्रेडिट लाइबिलिटी। देखो अभी मैंने बताया, सिर्फ इतना पता होगा कि असेट लाइबिलिटी कैसे काम करता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट की बस डेफिनेशन ही क्या होती है तो काम हो जाए। कैपिटल रिसिप्ट्स, रिसिप्ट है, क्रेडिट लाइबिलिटी। हाँ जी, कैपिटल रिसिप्ट, मैंने अपना सोना बेच दिया, असेट डाउन कर दिया, इसका मतलब लाइबिलिटी अप हो गई होगी, या फिर लाइबिलिटी अप करके लोन लिया मैंने, करेक्ट बात है। और कॉज रिडक्शन ऑफ असेट, करेक्ट, बहुत बेसिक। बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट्स। डिसइन्वेस्टमेंट आई मीन टू से, तो डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग ये दोनों ही कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। बिल्कुल सही बात है। पैसा आया है असेट डाउन करके, इसमें असेट डाउन करके पैसा आया, इसमें लाइबिलिटी अप करके पैसा आया। असेट लाइबिलिटी पे चेंज हुआ तो कैपिटल में आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट से। मनी इन है, रुपी इन आया, रिसिप्ट है। आगे क्या है? इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट, ये लो आ गया पेट क्वेश्चन। ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी। इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं होता, असेट लाइबिलिटी से कोई चेंज नहीं होता, इंटरेस्ट का प्रिंसिपल से होता है वो, तो ये गलत है। वन एंड, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है, पता है। ये पीसीएस के एग्जाम में, आपके सीडीएस सीएपीएफ एग्जाम में काफ़ी बार आया है। किसी ने भी वो सब किया होगा ना लास्ट 10 ईयर्स के, तो वो कर लेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।